मेरे नालायक समाज के लोगों कि कौवा मत बनो, समझे? सबसे कह रहा हूं कौवा मत बनो। कि इतने लोगों ने भी भाषण दिया, एक एक को खड़ा करूं ना 10-10 आदमी जानने वाले नहीं निकलेंगे यहाँ तुम्हें, ठीक समझे? 10-10 आदमी नहीं निकलेगा, कहो तो कोई हाथ खड़ा करो तो मैं सामने अभी इसमें तुम्हारा नाम पूछूं। आज के बाद मुझे बहुत लोग गालियां देंगे, लेकिन आपकी गालियों को सलाम करता हूं, क्योंकि आप सुधर जाओ कैसे भी करके। तुम चश्मा नीचे रख लो, फिर हीरो बन रहा, उठ के भाग जाओगे यहां से? नहीं भाग जाओगे? बताओ, तुम सब बैठी हुई महिलाएं, घर से फोन आया है कि तुम्हारे घर में बच्चा बीमार हो गया, नहीं जाओगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आओ तुम सब इधर सामने आओ, थोड़ा सा आओ, आज सब आओ, धूप में ही आओ। चलो बाबा आप बैठे रहो, आओ। हाँ अबे बैठो, आज हम भी बैठ जाएंगे यहीं, आओ चलो बैठो, ऐसी हमारी तरफ मुंह करके बैठो। हाँ अभी हम भी बैठेंगे, हम बताएंगे आज तुमको नई बातें। उधर पीछे फैल के बैठो, आओ बैठ जाओ, आओ छोटा बड़ा छोड़ दो, और तुम भी बैठो। जो 2-4 लाख वीडियो बना रहे खाली वो वीडियो बनाओ और सब बैठ जाओ। देखो दिखावटी जिंदगी बहुत जी हमने, लेकिन कहते हैं ना कि जिस दिन भी सुधार करो उस दिन सुधार करो। मान्यवर साहब कैडर देने नहीं आएंगे तुम्हारे बीच, वो जा चुके। आज मेरे हिसाब से दूसरी या तीसरी बार आपके जनपद में आगमन हुआ। इसके लिए इस जनपद और इस मंडल के समस्त भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार कि आप समय समय पर हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से रूबरू होने का मौका देते हैं। मेरे साथ इस मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ साथी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तथा मेरी सम्मानित और मेरे वो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर इस संगठन और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, आप सबका तहे दिल से आभार। सामने बैठे मेरी माताएं बहनें, आपको भी बहुत बहुत आभार। आप परेशान ना हो, अभी मैं सब व्यवस्थित कर दूंगा। देखो मैं इससे पहले बहुत सारे साथियों ने अपनी बातें रखी और मैं भली बात है आप सबको सुन रहा था और आप सबको भी देख रहा था। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो समाज के चाहे गांव या शहर के या जिलों के रहनुमा कह लीजिए, ये इस संगठन और पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि सोते हुए समाज को जगाया जैसे नहीं जा सकता, वैसे ही इस पंडाल में बैठे शांत बैठे हुए लोगों को भी बहुत कुछ समझाया नहीं जा सकता। तो जब मेरे साथी यहां से बोल रहे थे, मैं आप सबको सुन रहा था, आप सबको देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि या तो जो आप सुनना चाहते हो आपको सुना नहीं पा रहे, या तो वो जो सुनाना चाहते हो आप समझ नहीं पा रहे। पहली बात तो मैं वॉलंटियर जो भी 2-3 साथी हैं उनसे कहूंगा कि ये बच्चे जितने भी हैं, इन बच्चों को या तो नीचे बैठा दो या इधर कहीं व्यवस्थित कर दो, क्योंकि इनकी वजह से पूरा कार्यक्रम अस्त व्यस्त है। आप रुको वहीं पे, रुको, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप सब अपना समय निकाल के आए हो। मेरे साथियों ने मुझे बताया कि आपके ही क्षेत्र में कोई बड़ी जानी मानी हस्ती का निधन भी हो गया। तो सबसे पहले तो इस मंच के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रकृति से प्रार्थना करूंगा। इस समाज के लिए जो भी व्यक्ति हो, किसी जाति बिरादरी किसी धर्म का हो, माने नहीं रखता। अगर हमारे लोग किसी को पसंद करते हैं तो हम सब लोग उसे पसंद करते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में आप सब यहाँ बैठे हुए हो, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। लेकिन समस्या ये है कि आप आए और आपको 2-4 भाषण सुना के आपको वापस घर भेज दिया जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि मूर्खता है कि अगर जैसे मेरे साथियों ने भाषण दे दिया मैं भी भाषण दे दूं तो मैं भी वापस चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं बदलने वाला।
आप सबको पता है, मानवर काशीराम साहब की वीडियो अगर आप मोबाइल पे देखते होंगे तो काशीराम साहब एक बात कहते थे। जब वो संबोधन करते थे तो कहते थे, मेरे नालायक समाज के लोगों। सुना है आप लोगों ने? कभी गौर किया कि नालायक क्यों कहते थे? जिस समाज के व्यक्तियों को बैठने के लिए 10 बार कहा जाए, उनको हाथ जोड़ जोड़ के कुर्सी पर बैठाया जाए, तुम्हें लगता है वो समाज शासक बन जाएगा? लगता है बन जाएगा शासक? शासक तो छोड़ो, आप शासक का सा भी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हम इतने मूर्ख हो चुके हैं, हमें यह नहीं पता है कि जब खाना खाना चाहिए तो सिर्फ खाना खाना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक? और जब बातें करना चाहिए तो खाना नहीं खाना चाहिए। जब इतना समय बर्बाद करके यहां आ ही गए हो तो फिर तुम्हें इधर उधर खड़े होने की क्या आवश्यकता? या तो तुम इस संगठन के नहीं हो, इस संगठन में अपनी विश्वसनीयता नहीं रखते हो, अगर रखते हो तो फिर इधर उधर घूमने की क्या जरूरत है? मुझे एक चीज बताओ, आप सब जो कुर्सी पे बैठे हो और जो नीचे बैठे हुए, क्या जो कपड़े तुम पहन के आए हो ये वाले कल ही पहनोगे? फिर से धुलेंगे ना? और ये जो जमीन में बैठे हैं ये भी धुलेंगे। तो चाहे कुर्सी पे बैठ जाओ चाहे जमीन पे बैठ जाओ, धुलना तो धुलना ही है। शरीर गंदा हो रहा है क्या? कपड़ा ही तो गंदा हो रहा। तो अगर मैं यहां पर बैठ जाऊं तो क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। लेकिन नहीं, हम आदी हैं कुर्सियों के। हमें चाहिए, अगर कुर्सियां मिल गई तो कुर्सियां, और कुर्सियों के ऊपर अगर सोफा पड़ा है तो हमें सोफा चाहिए। नेता हमें बहुत जल्दी बनना है। अभी मैंने देखा कि पूरी लाइन लगी हुई थी, मौनी जी एक लिस्ट पकड़े हुए थे, 10-12 लोगों को बोलने था। बड़ी मशक्कत करके उन्होंने जो है 2-4 नाम काटे कि मतलब रुक जाओ भाई, ठीक, प्रदेश अध्यक्ष जी आए उन्हें बोलने दो। तो मेरा मन कर रहा था मैं आपको जय भीम करूं और माइक रख के वापस चला जाऊं। क्यों? अगर तुम्हें ही भाषण सबको देना तो फिर मुझे क्यों बुलाया? एक कहावत सुनी होगी तुमने कि कौवा जो है अपना घोंसला नहीं बनाता। सुना है तुमने? पता है बात कि नहीं पता? कौवा कभी भी घोंसला नहीं बनाता। वो किस घोंसले में रहता है? कोयल के या दूसरे पक्षियों के। तो मेरे हिसाब से बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आप सब मेरे पदाधिकारी हो और मुझे तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तुम्हें सिखाने के लिए बनाया गया कि कौवा मत बनो। समझे? सबसे कह रहा हूं, कौवा मत बनो कि मतलब दूसरे के घोंसले में जाके बैठ जाओ और बोलो ये मेरा है। घोंसला इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तुम्हारा तंबू, तुम्हारे लोग, तुम्हारी पब्लिक, तुम्हारी मेहनत वहां सब भाषण देने आओगे ना, तो तुम्हारे मुंह से शब्द निकलने के पहले पब्लिक चिल्लाना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें पहचानती है। समझे? और जब दूसरे के घोंसले में जाओगे, कोई जानने वाला है तुम्हें? जितने लोगों ने भी भाषण दिया, एक एक को खड़ा करूं ना, 10-10 आदमी जानने वाले नहीं निकलेंगे यहां तुम्हें। ठीक? समझे? 10-10 आदमी नहीं निकलेगा। कहो तो कोई हाथ खड़ा करो तो मैं सामने अभी इसमें तुम्हारा नाम पूछूं। कारण क्योंकि तुम्हें ऐसा लगा मंच बना रखा हुआ है, 2-4-5 लोगों ने मेहनत की, आएंगे माइक पकड़ेंगे, धैर्य धड़ाधड़ हीरो बन जाएंगे। बन जाएगा कोई हीरो? नहीं बन पाएगा हीरो। हीरो कब बनोगे? जब कभी इनके खेत छीने जा रहे हो और तुम जाके वहां सर पर रुमाल बांध के बैठ जाओ कि मैं बैठा हूं, किसी की माई ने दूध पिलाया हो तो मेरे भाई का खेत छीन के दिखाए। किसी का घर गिराया जा रहा हो, वहीं जाके लेट जाओ, बोलो चला बुलडोजर, पहली दीवार की ईंट गिरेगी तो यहां सीने पे गिरेगी। और जिस दिन तुम लेट गए वो घोंसला तुम्हारा। समझे? मैं तो खुद अपने आप को अभागा समझ रहा हूं कि अभी ललितपुर में कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जिसमें प्रतिभाग करके और आगे खड़ा होकर मैं कह सकता कि हां मैंने इस जनपद में इस आंदोलन को लीड किया। इसका मतलब कमाया तो अभी मैंने भी कुछ नहीं है। तो जब मैं अपने आप को असहाय फील कर सकता हूं तो तुम लोग कैसे माइक पकड़ करके बोल सकते हो? कायदे में तो अधिकार यह है कि जो यहां लोकल के लोग हैं, जिन लोगों ने इस मीटिंग को आयोजन किया है, उन लोगों को 1-2 लोगों को मौका मिले। और आप सबको बोलना चाहिए था कब? जब हम आए थे उससे पहले। आप सब बोलो, लेकिन उससे पहले आप इनको सिखा देते। मैं आया हूं तब कुर्सियां व्यवस्थित हुई,
मैं बोल रहा हूं कि ऐसे ऐसे कर लो तब इसका मतलब आप कम समय में ज्यादा बड़े लीडर बनना चाहते हैं। तो मैं आपको हकीकत से रूबरू करा के जाऊंगा। आज के बाद मुझे बहुत लोग गालियां देंगे, लेकिन आपकी गालियों को सलाम करता हूं, क्योंकि आप सुधर जाओ कैसे भी करके। तुम चश्मा नीचे रख लो, हीरो बन रहा। देखो मेरी आवाज पीछे तक जा रही है। आज मीटिंग में आए हो, इससे पहले भी हर रोज आए होगे। हर रोज भाषण सुनते हो, हर रोज वापस जाते हो, एक दो दिन तक कान में और दिमाग में रहता है, फिर गायब हो जाता है ना। क्योंकि हमारी आदत पड़ी है, भीड़ से नहीं कुछ होता। ये भीड़ देखो आगे माताओं बहनों को, बच्चों को बैठा दिया तुमने। कुर्सियां अच्छी लग सकती हैं, लेकिन मेरे मतलब के नहीं है ये लोग। अब तुम बोलो अध्यक्ष जी महिलाओं को ऐसा कह दिया, इसलिए कह दिया क्योंकि आप सब आपस में ही बात करते रहोगे तो तुम्हें इस मीटिंग में क्या मिला। 3-4 लोगों ने भाषण दिया, बढ़िया बढ़िया बातें बोली। अभी मोतीलाल जी बोल रहे थे, रमाकांत ने बोला, मैं खुद सुन रहा था कि कुछ नया सुनने को मिल रहा। आप लोगों को देखा आपस में बातें कर रहे हो, कोई इधर से उठ रहा कोई उधर से उठ रहा, तो आप बेकार हो मेरे लिए। आना नहीं चाहिए था आपको। बढ़िया रोटी बनाती आराम से, और 2-4 और बढ़ा के बनाती खिलाती, क्योंकि आपको लगता है कि आपके हाथों में बेलन और चिमटा दे दिया गया, यही आपकी जिंदगी है। जिस धरती पे मैं खड़ा हूं, ललितपुर, झांसी, जालौन, ये माता झलकारी बाई की धरती है। बड़ा दुख होता है कि आपकी ही धरती से जन्मी हुई एक वीरांगना, जिसके बारे में अभी तक आपको पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में और चीजें ठूस ठूस के भर दी गई, तुमने कभी खोजने की कोशिश नहीं की। झाड़ू पोछा चौका बर्तन तो उनके हाथ में भी दिया गया, लेकिन कहानी उन्होंने झाड़ू पोछा से नहीं लिखी। कहानी उन्होंने किस चीज से लिखी? तलवार से। अगर तलवार न पकड़ती तो आज मैं नाम ले रहा होता नाम। तो ये कान खोल के सुन लो, अगर बैठना है तो बैठो, नहीं तो ऐसे करके इधर से वापस चली जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जिंदगी जिस प्रकार से जी रहे हो ऐसे ही जीते जाओगे। मैंने अपने लोगों से भी इसीलिए कहा, तुम्हें लगता है तुम, अभी कई मैंने साथियों को सुना, किसी ने कहा कि भीम आर्मी की पहचान ये है कि पुलिस में हिसाब किताब उसका बढ़िया चलता है, सत्ता के लोग भी डरते हैं। दादा को चुड़ा लो। मुझे ये बताओ, आप सब भीम आर्मी के लोग जो पीछे खड़े हुए हैं, अभी आप सबको आगे करूंगा पहले, जिससे कि आपको ये सब लोग देख ले। क्या भीम आर्मी का निर्माण पुलिस को डराने के लिए किया गया? ईमानदारी से बताओ। और तुम्हें सबको एक संविधान रखा हुआ है, उधर दे दो मुझे जरा। कहां है, किसके पास? लाओ। है, चलो यहीं खड़े रहना तुम लोग, आगे मत बढ़ना। मुझे एक चीज बताओ, 3 बज गया, कितना बजा है मोबाइल में? 4:30। तुम मुझे कितना समय देते हो बोलने के लिए बताओ पहले? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट? बताओ कितने मिनट? 20 मिनट पक्का? बताओ, तुम बताओ। हाँ बेटा, चलो मैं तुमसे कम से कम 20 से 30 मिनट लेता हूं। सबके पास समय है? जल्दबाजी में तो नहीं हो? अगर जल्दबाजी में हो तो फिर निकल जाओ, 20 से मत उठना, ठीक? तुम्हारे गांव में कभी मदारी आया था जो जादू दिखाने वाला? आता है ना? खूब देखा तुमने भी देखा होगा, बड़े हो गए देख देख के। ये देखो ज्यादा उत्सुक है क्योंकि अभी भी इनकी शौक है। मदारी जब गांव में आता है तो पूरा गांव लगभग इकट्ठा हो जाता है, और बजाता है क्या? डमरू, ठीक? ऐसे ऐसे पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, और तुम इस संविधान को लेके गांव में जाओ, और चाहे जितना डमरू बजा लो, 10-15 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा होंगे, ठीक? क्यों? क्योंकि मदारी की सोच के पीछे में उसका निजी स्वार्थ है। और इस संविधान को लेके जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग घूम रहे ना गली गली, इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तुम ईमानदारी से बताना, तुमसे सबसे सवाल पूछ रहा हूं। इनमें से 2-4 लोगों को तो जानते ही होगे, तुम लोग जानते हो ना? ईमानदारी से बताओ, किसी को ऐसा लगता है कि 27 में इसमें से कोई विधायक बन जाएगा? तुम्हें संविधान की कसम है, अगर झूठ बोली तो सच बात बताना। नहीं लगता ना? आपको लगता है कि तुम में से कोई विधायक बन जाएगा? ईमानदारी से
देखो, बुरा मानने की बात नहीं है, आज सब मीटिंगों से अलग मीटिंग करेंगे, ठीक? और छोटा बड़ा नहीं, कोई प्रदेश का है, मैं भी नहीं, मैं भी आम कार्यकर्ता हूं, एक समझ लो ललितपुर का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, ठीक? ना हम प्रदेश अध्यक्ष, ना मोनी मंडल अध्यक्ष, ना अनूप जी कोई प्रदेश के पदाधिकारी, हम सब एक समान। अब मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरा घर सीतापुर पड़ता है, मैं यहां क्यों आया? अगर मैं चाहता तो ये भीम आर्मी के लोग जो खड़े हुए हैं या आप जो बैठे हुए हो, तो मैं बुला के किसी कमरे में बैठा के भी समझा सकता था। तुम्हारे गांव में इतने खुले आसमान के नीचे क्यों आया? क्यों? क्योंकि मुझे यह है कि जब तक अपने लोगों तक पहुंचूंगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। अभी मैं पीछे चित्रकूट गया तो चित्रकूट के बॉर्डर का बिल्कुल मध्य प्रदेश से छूते हुए गांव में गया, वहां आदिवासी समाज के लोग बैठे हुए थे, कम से कम 70% लोग दारू पिए हुए बैठे हुए थे, ठीक? पूछना वहां के पदाधिकारियों से, बताएंगे, चित्रकूट के वरिष्ठ पदाधिकारी सभी थे। महिलाएं बैठी हुई थी, ना 70% आदमी दारू पिए बैठा हुआ है और हमारे पदाधिकारी गुस्सा रहे हैं। हमने उन्हें चुप कराया, हम नहीं, हमने भाषण दिया। और तुम्हें हकीकत बताऊं, जितनी महिलाएं बैठी थी वो सब अपने पतियों को गाली दे रही थी, वो गाली दे दे के चुप करा रही थी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं क्यों वहां पर भाषण दिया? चाहता तो छोड़ देता, क्योंकि मुझे ये भी तो देखना है कि मेरा समाज किस दशा में है। मुझे पता चल गया कि उन्हें शराब पियाकर बड़े बड़े पत्थर तोड़ने को कहा जाता है। ये तुम देखते हो जो गटर साफ किए जाते हैं, इन गटरों में जो लोग उतरते हैं, तुम्हें लगता है बिना शराब पिए उतर सकते हैं क्या? उतर सकते हैं? तुम कभी बड़े शहर गए होगे, झांसी या लखनऊ, तो जो रात में रिक्शा ठंड में खींचते हैं ना, तो कभी उनमें मुंह लगा के देखना, तुम्हें ज्यादातर लोग शराब पिए नजर आएंगे। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम उन्हें देखोगे तो कहोगे ये शराबी है, तो इस हिसाब से तुझे गाली देनी चाहिए। लेकिन उस शराब के पीछे में उसकी मजबूरी छिपी हुई कि अगर ठिठुरती ठंड में वो शराब ना पिए तो रिक्शा खींचेगा। तुम में से कौन ऐसा बैठा हुआ जिससे मैं कहूं कि लेटरीन का गटर है, उसमें उतरना है, उतर जाएगा? कोई उतर जाएगा? बताओ, उतर जाओगे? नहीं उतरोगे ना। तो जो लोग उतरते हैं ये कहां से आए हैं? अपने ही तो हैं। कैसे उतर जाते हैं, कभी महसूस किया तुमने? मदारी का खेल खत्म करिए। इस देश में जिस प्रकार में गांव का व्यक्ति, बेटे रुको, तुम आओ, इधर आओ, आपसे जो भी शोर किया ना तो यहां खड़ा करूंगा, यहां। और मुर्गा बनाया जाता है स्कूल में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लड़का मुर्गा और लड़की मुर्गी, यहां बनाई, ठीक? बोलो, तुम देखते रहना, बताना मुझे कौन बोल रहा, उसको इधर निकाल के लेके आओ। जब गांव में मदारी आता है तो वो आपको डमरू बजा के खेल तमाशा दिखाता है। कपड़ा डालेगा, बोलेगा अब देखो लड़का उड़ रहा है, इसके नीचे सांप निकलेगा, फलाना निकलेगा, धमाका। तुम्हें भी पता है कि वो सिर्फ आंखों का भ्रम है, ये बात तुम्हें मालूम है, लेकिन फिर भी तुम बैठे हो। जब पूरा खेल खत्म हो जाता है तो आखिरी में क्या करता है वो? कुछ पत्थर लेके आता है, लाल पीले हरे नीले, और फिर वो बताता है कि अगर ये वाला अंगूठी पहनोगे तो आप अमीर हो जाओगे, ये वाला पहनोगे तो आपकी दुकान बढ़िया चलने लगेगी, ये वाला पहनोगे तो शादी हो जाएगी। और हम लोग सब लोग 100-100 रुपए की खरीद लेते, नहीं खरीदते। तुम कभी भी गौर करना, अगर गांव में 4 जाति के लोग रहते हैं, ठीक, उन जातियों का नाम लेना आपको पता ही है मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर 4 जाति के रहते हैं तो मदारी वो जो है वो गांव के किस कोने में जाता है, किस बस्ती में खेल दिखाता है? जहां पर गरीब शोषित वंचित समाज के लोग होते हैं वहीं खेल दिखाता है। उसे मालूम है कि अगर सड़क के उस पार गए तो लोग जो है लात मार के भगा देंगे। तुमने कभी चेष्टा की कि तुम उसे रोक देते, बोले हट, खेल दिखाना है दिखा, लेकिन ये झूठ मूठ की अंगूठी मत बेच। अब सोचो, तुम एक अंगूठी खरीद रहे हो, मैं इनसे कहूं तुम अंगूठी खरीद लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, और मेरे पास में 75 अंगूठी और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। हो सकती है ऐसी बात? मैं तुम्हें बोलूं अंगूठी पहन लो तुम अमीर हो जाओगे, और मेरे पास में खुद 150 लेके आया हूं, तो मैं ना अमीर हो जाता? मैं क्यों भीख मांग रहा हूं? ये बताएगा कौन? कौन समझाएगा? अभी सबने बताया बाबा साहब के बारे में, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें,
धे तुम लोग हल्ला गुल्ला, तुम्हें मतलब नहीं बाबा साहब से। क्यों? बाबा साहब के नाम पे इस देश में बहुत सारी दुकानें खुल गई। दुकानें इसलिए कहता हूं, ये जितने 1-2 हजार संगठन दिखाई देते दुकानें ही तो हैं। कोई भी मुंह उठाया, सुबह रात में सोया और सुबह मुंह धोया, बोले आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है ऐसे कि नहीं? धे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अध्यक्ष पे किसी ने 2 लठ मार दिए हवलदार ने, तो वो फोन कर रहे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष को, अध्यक्ष जी बचा लीजिए। मुझसे भी एक बार एक आदमी ने ऐसे कह दिया, तो हमने उनसे कहा भैया तुम क्या हो? बोले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं फलानी पार्टी का। तो हमने कहा यार राष्ट्रीय अध्यक्ष की मदद प्रदेश अध्यक्ष कैसे कर सकता है? हम तो छोटे हैं। कहने का मतलब है संगठन बहुत हैं, पार्टियां बहुत हैं, तुम्हारे लिए लड़ने वाला कौन? लड़ने वाला भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को बनाया गया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़ने वाली कौम को जो तैयार किया गया था कि तुम भी वही काम करना शुरू कर दिए? पहले वाले भी मूर्ख बना रहे थे, तुम भी मूर्ख बना रहे। हम तुमसे ये कहें कि हम विधायक बना देंगे, ललितपुर की दशा बदल देंगे, कैसे बदल देंगे? विधायक बनने से ललितपुर की दशा बदल जाएगी? फिर जानते हो क्या कहेगा विधायक? बोले यार मुख्यमंत्री नहीं है हमारा, और मुख्यमंत्री बन गया तो फिर क्या बोलेगा? प्रधानमंत्री नहीं है हमारा। यही तो चल रहा, नहीं चल रहा? जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं, वहां वाला मुख्यमंत्री से पूछो कि आप ये वाला काम कर दो, तो बोले हम ऊपर से बजट नहीं मिल रहा। समस्या ये है कि चाहे तुम विधायक बन जाओ, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, तुम्हारी नियत नहीं है। क्या नहीं है? नियत। अगर आज मेरी जेब में 10 रुपया है और एक छोटा भाई कोई आ जाए और मुझसे कहे कि भैया मुझे कुछ दे दो, तो 10 रुपए में से अगर 1 रुपया निकाल के आज मैं दे देता हूं, तो कल को जब 10 लाख होगा तब 1000 भी दे सकता हूं। लेकिन आज मैं ये बोल दूं कि मेरे पास 10 रुपया है, मैं 1 रुपया तुम्हें कैसे दे दूं यार, 9 ही बचेगा। तो जब कल 10 लाख होगा तो तुम्हें 1000 भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी नियत में है ही नहीं देना। ये नियत की पहचान कैसे करोगे? अब इनके किसी माथे पे लिखा हुआ है कि ये नालायक हैं, यही बिक जाएंगे? नहीं लिखा ना। इनके पीछे भाग पड़ोगे, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, और थोड़े दिन बाद पता चलेगा भैया आरएसएस की शाखा में बैठे हुए, अपने आप को बेच लिए। क्या करोगे फिर? नेता बनाने से, मेरी बात को पूरे पदाधिकारी और सभी पब्लिक लोग समझ लो, नेता बनने और बनाने से समाज नहीं बदलता, समाज बनने और बनाने से समाज बदलता। अगर तुमने समाज को जागरूक कर दिया तो जरूरत ही नहीं है विधायक और सांसद मंत्री की। ये समाज, जब जागरूक समाज बैठा होता है तो वो तर्कशील समाज होता है, वो सवाल करेगा। मैं कई गांव में गया, मेरे जनपद की बात बता रहा हूं, वहां पर विधायक जी किसी की मिट्टी में आए थे, कोई अंतिम संस्कार हो गया, उसमें आए, वहां की महिलाओं ने डंडे ले लेके दौड़ा लिया विधायक जी को। बोले पहले इधर आओ, आज जाके तुम आए हो यहाँ पर रोने के लिए? 4 साल से कहां थे तुम? विधायक जी गन्ने गन्ने भागे। ठीक नहीं है तो गूगल पर सर्च करके देखो, मिल्कीपुर विधायक, ठीक, गोरखनाथ उनका भी नाम है। गन्ना गन्ना औरतों ने दौड़ा लिया उन्हें। कुछ उनके अंदर चेतना आई होगी ना। इसको कहते हैं जागरूक समाज। अगला इलेक्शन हुआ, माननीय विधायक जी इलेक्शन हार गए। हम क्या कर रहे? विधायक को दे गाली दे गाली दे गाली, और इलेक्शन आया, विधायक जी तुम्हारे घर पे आए, तुम्हारे घर पे रोटी खा ली, बोले हो गया काम। विधायक जी तो दलितों घर भी खाना खाते हैं। विधायक जी ने तुम्हारे बच्चे को गोद उठा लिया, अम्मा बोली देखो कितना बढ़िया विधायक, बच्चे को खिला के गया और 100 रुपए भी दे के गया। और विधायक जी जब यहां से भी नहीं काम बना तो विधायक जी ने तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के पैर छू लिए। तुमने पूरे गांव में कहना शुरू कर दिया विधायक जी तुम्हारे बाप के पैर छूते हैं। बस तुम्हारी खुशी इसी में थी। 4.5 साल के दर्द को भूल के पुनः फिर से तुमने विधायक जी को विधायक बना दिया। बदल जाओगे। सब तरफ एक आवाज में लोग बोल रहे हो जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी जिंदाबाद में एक लड़का कुर्सी पे खड़ा हो जाता है, बोले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सारे जिंदाबाद वाले घूम के मुर्दाबाद वाले को देखने लगे। गलत कह रहा हूं? लेकिन 1000 लोगों में किसकी हिम्मत तो हो कि 1000 लोगों में मुर्दाबाद बोल सके? ये कलेजा कहां से लाओगे?
कहां से आएगा कलेजा? कौन पैदा करेगा भाषण दे के? बाबा साहब की बात अभी बताई मन से, अनूप जी ने भी बोली, मोतीलाल ने भी बोली, रमाकांत ने भी बोली। इतने लोग बैठे हो, तुम्हारे मोबाइल पे एक फोन कॉल आ जाए कि तुम्हारे घर पे बीवी बच्चा मां बीमार है, 1 मिनट यानी 60 सेकंड के अंदर अंदर में उठ के भाग जाओगे यहां से? नहीं भाग जाओगे? बताओ, तुम सब बैठी हुई महिलाएं, घर से फोन आया है कि तुम्हारे घर में बच्चा बीमार हो गया, नहीं जाओगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आओ तुम सब इधर सामने आओ, थोड़ा सा आओ, आज सब आओ, धूप में ही आओ। चलो बाबा आप बैठे रहो, आओ। हाँ अबे बैठो, आज हम भी बैठ जाएंगे यहीं, आओ चलो बैठो, ऐसे हमारी तरफ मुंह करके बैठो। हाँ अभी हम भी बैठेंगे, हम बताएंगे आज तुमको नई बातें, उधर पीछे फैल फैल के बैठो। आओ बैठ जाओ, आओ, छोटा बड़ा छोड़ दो, और तुम भी बैठो, जो 2-4 लाख वीडियो बना रहे खाली वो वीडियो बनाओ और सब बैठ जाओ। देखो दिखावटी जिंदगी बहुत जी हमने, लेकिन कहते हैं ना कि जिस दिन भी सुधार करो उस दिन सुधार करो। मान्यवर साहब कैडर देने नहीं आएंगे तुम्हारे बीच, वो जा चुके। बताओ, तुम सब बैठी हुई महिलाएं, घर से फोन आया है कि तुम्हारे घर में बच्चा बीमार हो गया, नहीं जाओगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आओ तुम सब इधर सामने आओ, थोड़ा सा आओ, आज सब आओ, धूप में ही आओ। चलो बाबा आप बैठे रहो, आओ। हाँ अबे बैठो, आज हम भी बैठ जाएंगे यहीं, आओ चलो बैठो, ऐसे हमारी तरफ मुंह करके बैठो। हाँ अभी हम भी बैठेंगे, हम बताएंगे आज तुमको नई बातें, उधर पीछे फैल फैल के बैठो। आओ बैठ जाओ, आओ, छोटा बड़ा छोड़ दो, और तुम भी बैठो, जो 2-4 लाख वीडियो बना रहे खाली वो वीडियो बनाओ और सब बैठ जाओ। देखो दिखावटी जिंदगी बहुत जी हमने, लेकिन कहते हैं ना कि जिस दिन भी सुधार करो उस दिन सुधार करो। मान्यवर साहब कैडर देने नहीं आएंगे तुम्हारे बीच, वो जा चुके। बाबा साहब फिर से नहीं आएंगे। 2 लड़के यहाँ पर खड़े हो, अगर कोई बच्चा शोर करे तो मुझे बताइए, तुम खड़े हो जाओ वहीं पे, बैठ जाओ बेटा, बैठो। और कोई भी इधर उधर चहलकदमी मत करो, इधर आके बैठ जाओ चुपचाप। देखो अब तुमको मैं कुछ डेमो दिखाऊंगा और तुम देखो, बैठो तुम भी भाई, यहीं बैठ जाओ, ऊपर ही बैठ जाओ, क्योंकि मुझे सब देख पाओ इसलिए मैं ऊपर अभी आया हूं। देखो मैं पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं और फिर उस कहानी के बाद में आपसे मैंने जो 30 मिनट लिए हैं अब शुरू करूंगा, ठीक? अभी तक तो आपसे बातचीत की मैंने, और पक्का बता रहा हूं ये 30 मिनट खत्म होने के बाद में तुम्हारा जो नसों में खून बह रहा है ना, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये गारंटी है। लेकिन ईमानदारी से सुनो, वो कहावत है ना कि जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल में बहुत कुछ भरा हुआ है, अगर मैं चाहूं कि इस मोबाइल में और भर दूं, इसकी मेमोरी फुल है, कुछ जाएगा इसके अंदर? जाएगा कुछ? देखो अगर सोते रहोगे तो मुझे लगेगा कि फिर मूर्खों के बीच में खड़ा हूं मैं। मेरी बात का जब जवाब दोगे मुझे लगेगा जोश। पहली ऐसी मीटिंग देख रहा हूं जिसमें तुम में जोश नहीं है, कोई शोर नहीं है। नहीं तो कहीं कहीं जाते हैं तो बड़ा मुश्किल से लोगों को चुप कराना पड़ता। शोर मतलब बात करने वाला नहीं, कि हमसे हमें लगे कि जो बात हम आपसे कह रहे हैं उसको आप समझ पा रहे हो। अगर मोबाइल आपका पूरा भरा है और हम फिर भी उसमें कुछ डालें, जाएगा? अगर हमको डालना है तो क्या करना पड़ेगा? तुम भी बताओ बुद्धिजीवी लोग। मैंने इसीलिए कहा ऊंचा नीचा मत सोचो। देखो गरीब आदमी को समझाना आसान है, मास्टर डॉक्टर इंजीनियर को समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, लेकिन होता नहीं है। गरीब आदमी यहां से चंद्रशेखर आजाद जी के लिए दिल्ली भी चला जाता है, और मास्टर पता क्या बोलेगा, लाओ 100 रुपए की रसीद काट दें, जा नहीं पाएंगे। ठीक, तो बताओ मास्टर अच्छा या गरीब अच्छा? तो हम मास्टर नहीं ढूंढ रहे, हम तो गरीब ढूंढ रहे। अभी हम पिछली बार झांसी आए थे तो हमने कहा था अगर कुछ लोग होंगे तो समझेंगे कि मैं तो पागलों की टोली बना रहा हूं। किसकी? पागलों की। पागलों की इसलिए, पागल को इंतजार नहीं करना पड़ता कि पत्थर मारो तो सोचे 10 बार कि मारेंगे नहीं, मारो तो मतलब मारो। ठीक, ज्यादा समझदारी भी आपकी जो है वो ठीक नहीं है। तो देखो अगर मोबाइल भरा है और हम उसमें कुछ नहीं डाल सकते तो तुम्हारा भी दिमाग भरा रहेगा, हम कुछ बोलेंगे तुम्हारे दिमाग में जाएगा? तो तुम थोड़ी देर के लिए खाली कर दो। ठीक, अपने आप को महसूस करो कि हम कुछ नहीं जानते, और फिर मेरी बात को तुम समझोगे तो समझ पाओगे कि मैं क्या पीड़ा तुमसे कह रहा हूं।
मेरा चेहरा सबको दिखाई दे रहा है। अब अपने आप को ढीला करोगे तुम, ये एक्सरसाइज है। ढीला मतलब ये कि हम बहुत अपने आप को संकोच किए हुए बैठे हुए। कोई अच्छा कुर्ता पहन के आया, कोई सदरी पहन के आया, कोई अच्छा जूता पहन के आया तो टाइट बैठा हुआ। ढीला करना है। ढीला करने के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज कराता हूं और ध्यान देना कि मैं सारी बातों का सारांश यहीं से शुरू करूंगा। मेरे को देखते रहना और मैं जो तुमसे बोलूंगा वो सब करोगे। एक भी आदमी बुद्धिमान नहीं दिखना चाहिए। बुद्धिमान मतलब वो जो लगे ये अध्यक्ष जी क्या बेवकूफी करा रहे हैं। ठीक, तैयार हो सब लोग? तो मैं जो बोलूंगा ध्यान से सुनो और मुझे देखो और फॉलो करो। ठीक, अपना हाथ सब लोग इसे ढीला कर लो। कर लिया? अब हिला लो ऐसे ऊपर करके और जरा इसको बालों में ऐसे ऐसे रगड़ लो। रगड़ो, तेज रगड़ो। रगड़ो जब मैं बोलूंगा। आप दाढ़ी में रगड़ो, साथ साथ करोगे, आगे पीछे नहीं करोगे। आप गाल में रगड़ो। खड़े हो रमाकांत जी, बताओ नूप जी मैंने कहां कहा रगड़ने को और कहां तुम रगड़ रहे थे? बहुत सारे लोगों ने रगड़ा। इससे क्या सीख मिली तुम्हें? कि हम सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ जो देख रहे हैं वही हमें समझ में आ रहा है। और यही मनवादियों ने हमारे साथ किया। उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां बनाई, किताबें रखी तुम्हारे सामने, तुमने वो जो किताबें पढ़ी, जो लिखा था उसको सच माना। तुम्हें सीरियल दिखाया, जो सीरियल में दिखा उसको तुमने सच माना। तुम ये भूल गए कि बाबा साहब क्या कह के गए, पेरियार कह के क्या गए, ललाई सिंह यादव जी क्या कह के गए। मैं जो कह रहा था वो मैं कर नहीं रहा था। तो आधे लोगों ने तो मैंने कहा गाल रगड़ो तो गाल रगड़ा और आधे लोगों ने गर्दन रगड़ रहा तो गर्दन रगड़ा। ये जिलाध्यक्ष जी, जब जिलाध्यक्ष जी मात खा गए तो और कितने लोग मात खा गए, है कि नहीं? सीख क्या मिली? कि हमारी नजर भी पैनी रहनी चाहिए और हमारा दिमाग खुला रहना चाहिए कि सामने से क्या आ रहा है। बैठो, अब खुला रखो। ठीक, और जब मैं बात जो कह रहा हूं उसको महसूस करो। कभी तुम्हें रोना आया? आखिरी बार दिल में याद करो कि कब रोए थे। कोई पिक्चर देखी तब रोए, या घर पे कोई मुसीबत फंसी तब रोए, या कभी मार खाई तब रोए। अपने दिल में याद करो कि आखिरी बार कब रोए। अपने आप महसूस करो, हमें बताने की जरूरत नहीं। और मैं तुम्हें फिर एहसास कराता हूं। देखो, एक कहानी सुना रहा हूं, उसको बहुत महसूस करना। जैसे कोई गाना होता है तो गाने को गाने तरह सुनोगे तो मजा नहीं आएगा, और गाने को अगर तुमने अपनी कहानी जैसा समझा तो तुम्हें गाना कभी कभी सुला भी देगा और कभी कभी रुला भी देगा। सही कि गलत? युवा वर्ग तो इस बात को महसूस करता है ना, जब अरिजीत सिंह के गाना सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अपनी कहानी चल रही है कि नहीं? तो मेरी बात को महसूस करो। एक छोटी सी बच्ची है, आवाज आ रही पीछे तक? एक छोटी सी बच्ची है जो अपने पिता से ये जिद कर रही है कि पिताजी, जहां हमारा गांव है यहां आसपास में कहीं अच्छे स्कूल नहीं है और मुझे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ना है। बाप गरीब है, बेटा भी अभी कामगार नहीं है, मां भी जो है वो घर का चौका बर्तन सिर्फ करती है, कोई बड़ी रहीसी नहीं है। बाप संकोच में है कि मेरी बेटी जिद कर रही है कि मुझे भी अफसर बनना है और मुझे भी बड़े शहर जाके बड़े स्कूल में पढ़ना है, लेकिन मैं पढ़ाऊं तो कैसे पढ़ाऊं? फिर उसको लगता है कि एक ही जीवन है, ये धन संपत्ति बना के भी क्या करूंगा, चलो इसे मिटा के अपनी बेटी को कुछ बना देता हूं। और अपनी बेटी को उठा के बड़े शहर लेके जाता है। बड़ा शहर कोई दिल्ली मान लो, लखनऊ मान लो, जो तुमको समझ में आए। कि समझ लो दिल्ली लेके गया, उसने एक स्कूल में दाखिला करा दिया और दाखिला करा के बच्ची को एक जगह पे, सुरक्षित जगह पे हॉस्टल दिला दिया और लौट आता अपने शहर। बच्ची पढ़ रही है, पहले साल का रिजल्ट आता है। अभी तक कहानी से आप कनेक्ट नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है अध्यक्ष जी एक कहानी बच्ची की सुना रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा दर्द महसूस करिए कि वो बच्ची तुम्हारे घर की बच्ची, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी या तुम्हारी
पत्नी, कुछ भी मान लो कि एक महिला है वो तुम्हारे घर की, वो बच्ची स्कूल में पढ़ रही है, पहले साल का रिजल्ट आता है, अपने बाप को फोन करती है और कहती है पिताजी अच्छे नंबरों से पास हुई हूं मैं। पिताजी पूरे गांव में दौड़ दौड़ के पूरे मोहल्ले में बताते हैं कि अपनी बेटी को दिल्ली छोड़ के आया था और मेरी बेटी पढ़ने में टॉप किया है उसने और जल्द ही वो अधिकारी बन के वापस आएगी। मां खुशी किससे फूल रही है। भाई ये सोचता है कि बहन की फीस भी भरनी है, अगर मैं भी पढ़ा तो हो सकता मेरी बहन ना पढ़ पाए, तो चलो मैं मजदूरी कर लेता हूं। वो मजदूरी कर रहा है, मजदूरी से जो भी पैसा कमाता है अपनी बहन को भेजता है और बहन उसकी वहां पढ़ रही। ये सिलसिला कुछ दिन चलता है, फिर एक दिन दिल्ली के अखबारों में एक खबर छपती है कि स्कूल जाती हुई बच्ची को कुछ लोगों ने